आपके घरों पे बुलडोजर चला के घर छीन लेंगे ये लोग, आपकी किडनियां ले लेंगे। मेरी बात को मजाक में मत समझना। जो लोग समझते थे ना, मैं बोल रहा था बंगाल का चुनाव 100% हारेंगे, बिहार का चुनाव 100% हारेंगे, यूपी का चुनाव, गुजरात का चुनाव, उत्तराखंड का भी नहीं हुआ, 100% हारेंगे। ईवीएम का आंदोलन शुरू हो गया, तब नहीं हारेंगे। तो आप लोगों को भी बता रहा हूं, ये सब आपके घर, मकान, दुकान सब छीन लेंगे, एक एक किडनी भी ले लेंगे देशभक्ति के नाम पर। किडनी नहीं दे रहे तो आप देशभक्ति हैं, देश के लिए किडनी नहीं दोगे आप? क्यों डॉक्टर, तो आप किडनी दोगे नहीं दोगे देश के लिए? दोनों। और इनकी किडनी लेके वो बेच देंगे किसी उसको, और उससे रात को करेंगे पार्टी। एक थोड़ी इंडिया में एप्स्टीन के बाप बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक से बढ़कर एक एप्स्टीन बैठा है। तो ये है सच्चाई। इसीलिए बच्चों की बात तो छोड़ो, आपकी खुद की गर्दन खतरे में है। तो जागो, जीत इतनी दूर है जितना ये कैमरा हमारे। एक कदम आगे बढ़ाओ और ले लो। समय आ चुका है, पूरे देश तैयार है, रास्ता हमारे सामने। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बैन ईवीएम, ब्रिंग बैक बैलेट, बी, ब्रिंग बैक बैलेट, यही कानूनी रास्ता है। सेक्शन 59 आप सब जाके पढ़ लें। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरे विचार से भारत को बचाने की, भारत के लोकतंत्र को बचाने की और भारत का संविधान बचाने की जो मुहिम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने 2023 दिसंबर में शुरू की थी ईवीएम हटाने के लिए, उसको दोबारा शुरू करने के लिए जो जगह मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने चुनी थी, भारत का ताज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इस सभा को ऑर्गेनाइज शुरुआत करने वाले पूरण कुमार साहब, हमारी दिल्ली की साथी और छोटी बहन डॉक्टर रितु, ये दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और यहाँ पर इस गर्मी में इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हुए, ये सभी बहादुर अंबेडकरवादी भारतवासी सच्चे, वो नाटक करने वाले नहीं, और संविधानवादी। और मेरी इस बात को सच्ची मीडिया के जरिए सुनने वाले सभी जम्मू कश्मीर के, हमारे देश भारत के और पूरी दुनिया में सुनने वाले लोगों को मेरा जय भीम। जब हमने दिसंबर में ईवीएम का आंदोलन, मुझसे पहले बहुत लोगों ने, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बहुत लोगों ने किया, लेकिन ये जन जन की आवाज़ वाला, सड़क वाला असली आंदोलन बना था 2023 के दिसंबर से 2024 के शुरू से। जब हमने नई दिल्ली में इंडिया गेट से जब आंदोलन की शुरू की थी, तो लगभग इतने ही लोग थे जो आज यहाँ हैं, इतने ही थे बस। सैकड़ों की संख्या में आज लोग यहाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में ही लोग उस दिन वहाँ थे। वो चिंगारी सच की बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की बुनियाद पर पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना था। और ये जो 240 सीटें आई हैं, 400 पार नहीं हुए, उसकी सबसे बड़ी वजह नहीं, एक ही वजह थी कि ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में इतना मजबूत आंदोलन
था, ये सच्चाई अंदाजा था, अंदाजा लगाने को कहा जा सकता था कि हम अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन 2024 के बाद जितने इलेक्शन हुए सबने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। दूसरी तरह की चोरियां जो आरएसएस और बीजेपी करती है वोटर लिस्ट में धांधली के जरिए, बाद में अब एसआईआर के जरिए, सबने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। नतीजा क्या आया? 400 पार के बराबर नहीं, 500 पार के बराबर तक आया है बिहार जैसे स्टेट में। आया है कि नहीं आया? गायब क्या चीज थी, मिसिंग क्या चीज थी? बीजेपी की इतनी ज्यादा सीटें आने की वजह क्या थी? वो थी कि ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो स्लीपर सेल्स आरएसएस ने छोड़ रखे हैं, उन्होंने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को रोक दिया ईवीएम का आंदोलन ज्वाइन करने के लिए। ये एक अकेली वजह है जो बुनियाद है, वरना बताओ फर्क क्या है सब वो वाले इलेक्शन में और बाकी के इलेक्शंस में? एक ही फर्क है, ईवीएम, दूसरा कोई फर्क नहीं है। सारी बेईमानियां होती हैं, सारी धांधलियां कर लो, लेकिन ईवीएम हटा दो बीच में से, पेपर बैलेट वापस ला दो, तो नतीजा ज्यादा से ज्यादा 240 आएगा, सरकार नहीं बनेगी। सारी धांधलियों के बावजूद भी ये है ईवीएम। इसीलिए पूरी तैयारी करके हम लोगों ने अब दोबारा, और अब इस बार मैं तो बहुत ज़्यादा जगह धोखा खा जाता हूँ, इसलिए इस बार डॉक्टर रितु सिंह साहिबा को हमने इंचार्ज बनाया है कि छान छान के लोग इस बार रखने हैं, वरना हमारे आंदोलन को, ईवीएम के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। मज़ेदार बात देखिए, मैं और आप तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे, ये बात तो जग जाहिर है। जिन्हें ये सब बनना है और ईवीएम को सबसे अहम मुद्दा मानने के बाद भी, ये कहने के बाद भी कि ईवीएम राजा की जान तोते में और तोता जो है वो ईवीएम है, ये बोलने के बाद भी ईवीएम को भूल जाते हैं। क्यों? कि आरएसएस और बीजेपी ने गर्दन से पकड़ रखा है। जैसे ईवीएम के आंदोलन ने आरएसएस और बीजेपी को गर्दन से पकड़ लिया था, वैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने स्लीपर सेल्स के जरिए आरएसएस और बीजेपी ने गर्दन से पकड़ रखा है। जितनी सांस लेने के लिए ढील देते हैं उतनी ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए टिकटें दी किसने? आरएसएस और बीजेपी ने नहीं, हमारी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज ने टिकटें दी, पदाधिकारी बनाया। मैं ये किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोलता हूं, जहां भी अब मैं जा रहा हूं ये बात मैं बोलता इसलिए हूं कि लोगों को ईवीएम का महत्व समझ में आए। जिन हमारे साथियों को बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी ताकत लगाने के बाद भी, डॉक्टर रितु गवाह है इस बात की, उनका छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मिलने का समय नहीं देता था। ईवीएम का आंदोलन कमजोर करने के लिए ना सिर्फ बड़े से बड़ा नेता मिला, बल्कि उनको ओहदे भी दिए। आप लोग रिसर्च करो, आपको नाम पता लग जाएंगे। मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है, उन लोगों को पद चाहिए थे, बहुत खुशी की बात है उन्हें पद मिल गए, लेकिन ईवीएम के बारे में जबान बंद हो गई। जो बात हमारे साथ मिलकर ये कहते थे कि ईवीएम है तो आरएसएस और बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, अब वो दूसरी बातें कर रहे हैं जाके। ये है सबूत किस बात का? ईवीएम ही वो तोता है जिसके अंदर जान है आरएसएस और बीजेपी की। अभी मुझसे पहले सारे वक्ताओं ने बोला, डॉक्टर रितु ने भी बोला, बिल्कुल ठीक बोला, वोट मांगने आओगे। अब वोट मांगने नहीं आते, वोट मांगने का नाटक करने आते हैं। वोट तो वो ईवीएम के जरिए से गिनती में गड़बड़ कर लेते हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है। अब वो वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ दिखावा करने आ रहे हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ा हथियार पूरे देश को दिया था, खास तौर पे SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध पारसी एंग्लो इंडियंस को वो दिया था एक वोट का अधिकार। ये एक वोट का अधिकार क्या है? सबको। बहुत लंबी लंबी बहस हुई थी। बाबा साहब के मुट्ठी भर साथियों ने ये अधिकार दिया है हमें, बाबा साहब ने और बाबा साहब के मुट्ठी भर साथियों ने, वरना हर एक आदमी को एक वोट का अधिकार नहीं मिल रहा था, हर एक महिला को एक वोट का अधिकार नहीं मिल रहा था, महिलाओं को तो मिल ही नहीं रहा था। वैसे भी अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को अधिकार 1920 के आसपास मिला है। पता है आपको ये बात? जो अपने आप को गलत ही सही डेमोक्रेसी का जनक बता रहे हैं, ये बाबा साहब ने क्या दिया था अधिकार? ये वोट का अधिकार जो हम जाके यूं ही, जिसकी वैल्यू नहीं समझे, कान पकड़ के अपने नौकरों को। और अब मुझे खुशी है कि हमारे देश के बड़े बड़े अधिवक्ता जो इस बात को कहने से कतराते थे दूसरे नेताओं की, तो मैं बात क्या करूं, कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारी देश की जनता के नौकर हैं। आज कम से कम अब इतनी बात तो हो गई, पहले संविधान, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, सबने संविधान हाथ में लेके घुमा, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत बड़े बड़े लॉयर्स भी नौकर बोल रहे हैं जनता। कुछ तो इंप्रूवमेंट हो रही है ना, ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की मुहिमों से कुछ तो इंप्रूवमेंट हो रही है, और ये सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है। नौकर को नौकर कहना सीखो। तो ये जो कान पकड़ के नौकरों को जमीन पे गिराने का और दूसरे नौकरों को कंधे पे हाथ रख के ऊपर ले जाने का जो ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक वोट के जरिए से दी थी, वो ईवीएम के जरिए से ये अंबेडकरवाद के विरोधियों ने, अंबेडकरवादी मानसिकता के विरोधियों ने ईवीएम के जरिए से छीन ली। ये है सच्चाई। अब मैं थोड़ी सी आपको टेक्निकल बातें भी बहुत ब्रीफ में बताना चाहता हूं, फिर मैं ये रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का मुद्दा है। मुद्दा क्या है? आपकी जेब काट ली, अब आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हो जी हमारा उसमें से अगर एग्जाम्पल के तौर से 100 रुपये लिए थे तो 50 तो वापस कर दो मालिक, ठीक है? अब वो 50 तो वापस करेंगे नहीं, आप उनका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, ये बात तो सच है ना। बिगाड़ क्या लोगे आप? कर लो यहाँ पे आंदोलन, कर लो आंदोलन, 10 लाख लोग यहाँ लाके इकट्ठे कर लो। वो कहेंगे चलो इलेक्शन में देख लेना, अगर आप लोग कहोगे इलेक्शन में वोट हमें देके हरा देना, दूसरी सरकार जो आपकी आएगी वो आपका स्टेटहुड भी दे देगी और धारा 370 भी दे देगी, 100 के 100 वापिस कर देगी। चुनाव आप लोग जीतोगे नहीं क्योंकि हमने ईवीएम कब्जा रखी है, ये उन्हें पता है। तो स्टेटहुड का आंदोलन तो हो गया जबरदस्त, नतीजा 0 0। अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे। हम तो जो भी आरएसएस और बीजेपी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेंबर नहीं होता, या जिसके पूरे सबूत हमारे पास नहीं आ जाते, हम उन सभी आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत आएगी तो हमने उनको ऐलान करके बोल रखा है, हम लोग हैं, चिंता मत करना, अगर पुलिस आप पे हमला करेगी तो हम लोग डिफेंड करेंगे। ये पूरे देश के लिए हमारा ऐलान है और हम जाके करते भी हैं। ये डॉक्टर रितु यहाँ बैठी हैं, इनको वो 100 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आने जाते। जो ये काम कर रही थी ना वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के, उसको छोटा मत समझ लेना किसी भी सूरत में। ये तो 100-200 साल तो इन्हें कम से कम रखना चाहिए था जेल, 200। जो इन्होंने काम किया है ना वहाँ बैठ के, इनका तो कम से कम 200 साल का पक्का था। लेकिन मुट्ठी भर लोग थे वहां पे, टीम मजबूत थी, टूटे नहीं आपस में। ये बैठी हैं आज आपके सामने, थोड़ी सी गर्मी लग रही है ना, लेकिन बैठी है मुस्कुरा रही हैं। ये जीत का सिंबल है, इसको पहचानो आप। बावजूद उन सब चीजों के, बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, बावजूद उन सब चीजों के
जिससे बड़े से बड़ा नेता वो नहीं बोल पा रहा जो वो बोलना चाहता है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। पार्टी छोड़ के जो चले गए वो तो अलग बात है, जो बड़े से बड़ा नेता अपने आप को कहता है वो बोल नहीं पा रहा है जो वो बोलना चाहता है। ये बोल रही है जो ये बोलना चाहती है। ये विक्ट्री का सिंबल है डॉक्टर रितु। ये अंबेडकरवाद की, ये जो शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो की फॉर्मूले की विक्ट्री सिंबल है डॉक्टर रितु। वो सारी ताकतें एक तरफ जो बाकी सब लोगों के लिए हैं, सब लोगों को चुप कर लिया। इसे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि दिल में अंबेडकरवाद है, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं है, फायदा उठाने के लिए नहीं है। फायदा मिलेगा, सबको मिलेगा, और जो ज्यादा कुर्बानी देंगे उनको ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक और शुबा किसी को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन सिर्फ फायदे के लिए अंबेडकरवाद का चोला ओढ़ने वाले नहीं है ये लोग। वैसे मुट्ठी भर लोगों की तलाश है हमें, वो मिल जाएंगे। तो बड़ी से बड़ी जंगें छोटे लोगों ने जीती हैं, बड़ी फौजों ने ज्यादा जंगें नहीं जीती हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हमारे पड़ोस के देश में चल ही रहा है, ईरान में। ये है बुनियादी बात। मैं ईवीएम के बारे में आप लोगों को, और मैं स्टेटहुड पे आता हूं फिर एकदम, चाहे थोड़ा पहले स्टेटहुड के बारे में बोल लूं, क्योंकि जब कटता है तो दर्द यहीं ज़्यादा होती है, दिमाग यहाँ पे होता है लेकिन दर्द यहाँ हो रही होती है। तो यहाँ के दर्द के बारे में पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि दर्द, तकलीफ़ यहाँ होती लग रही है लेकिन तकलीफ़ यहाँ से महसूस होती है, नज़र यहाँ आती है। आपका स्टेटहुड का इशू है। मैंने आपको बताया 100 रुपये छीने थे, 50 रुपये के लिए आपको भिखारी बना दिया, स्टेटहुड दे दो। और वो भी कह रहे सोचेंगे। हमने वादा ही तो किया था, और हमारे वादे पे आपने भरोसा किया, तो ये आपकी गलती है या हमारी, ये भी बता दो, बताओ। अच्छा, मैं दिल्ली में लोगों से, और मैं यहाँ गलत, अगर एक भी आदमी को मेरी बात गलत लगे तो प्लीज़ खड़ा होकर मुझे यहीं टोक दे। मैं दिल्ली में सबसे ये बहस करता था कि लद्दाख और जो ऊपर का कश्मीर का एरिया है ना, जम्मू कश्मीर का, उसको बाद में नुकसान होगा धारा 370 हटने का। जम्मू के लोगों को सबसे पहला नुकसान उठाना पड़ेगा 370 हटते ही। लोग मुझसे लड़ते थे बहुत वहां पे, नहीं आपको पता ही नहीं। बताओ मुझे, मेरी बात को अगर एक भी आदमी, यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, अगर उसको गलत ठहराना चाहता है तो प्लीज खड़े होके हाथ उठा के बताए कि मैं गलत बोल रहा हूं। सबसे पहला बड़ा हमला जम्मू पे है ये 370 हटाना, और अभी तो आए नहीं है, आ रहे हैं तैयारी करके। कौन? वो मनुवादी मानसिकता के चोर बिजनेसमैन गुजराती जो अयोध्या लूट चुके हैं, उज्जैन अभी लूट रहे हैं, वो थोड़े दूसरी जगह पे बिजी हैं, जम्मू आने वाले हैं वो लोग। मैं आपको बता रहा हूं, सब लूट लेंगे, ये सब लूट लेंगे। गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन जो है। ड्रग्स कहां से आ रहे हैं? अरे अडानी, हजारों करोड़ के ड्रग्स। आप कह रहे हो यहाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ड्रग्स की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई ना, और ये बढ़ाई जा रही है, ये भी बात सही है। अडानी को पकड़ा अभी तक नहीं, तो अमेरिका का अभी खत्म नहीं हुआ, वो वहां की जुडिशरी ने रोक लिया, लेकिन ये वाला केस तो खत्म कराने की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक पटेल साहब पकड़े गए थे यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? देशभक्ति के काम हैं जी? नहीं, उनको ब्लैक कैट कमांडो मिले हुए थे। किस चीज की सुरक्षा के लिए? उनकी गाड़ियों में बड़े बड़े बैग होते थे, उसमें वो शायद वो भारत के संविधान की कॉपियां रख के घूमते थे, जो उन्हें
अलग अलग दफ्तरों से यहाँ से मिलती थी और उन्हें इकट्ठे करके, पैसे नहीं होते, करेंसी नहीं होती थी उसमें बिल्कुल, ना डॉलर्स होते थे ना इंडियन करेंसी, बिल्कुल नहीं होती थी। उसमें संविधान की कॉपियां होती थी। वो पटेल साहब, याद है? ड्रग्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाए ना बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे ड्रग्स आ रही है, तो आप ये स्टेटहुड की बात छोड़ के पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए जुट जाओगे, और उसके बाद गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन आप पे अटैक कर देंगे। आप ये कहोगे हमारी अपनी जमीन और घर तो बचा लें, स्टेटहुड बाद में देख लेंगे। उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, एक के बाद मुसीबतें उन्हें खुद क्रिएट करनी है। नीट की मुसीबत उन्होंने खुद क्रिएट की, अब मुद्दा बना दिया है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वाह वाह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे कम से कम 50-60 बड़े वाले धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त पूरी ताकत लगा रहे हैं, बड़े बड़े अपने पैराफर्नेलिया लेके। मोदी जी मुझे मौका देके देखो एक बार, जो इसने लाके दिया उससे 100 गुना ज्यादा लाके दूंगा मैं। धर्मेंद्र प्रधान प्रॉब्लम नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आरएसएस और बीजेपी, जो चाइना और पाकिस्तान और इजराइल की जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं, एप्स्टीन मानसिकता की जो ताकतें हैं, वो भारत को हिंदू मुसलमान करके तोड़ना चाहती हैं। प्रॉब्लम है वो, प्रॉब्लम है आरएसएस और बीजेपी को इस देश की राजनीति से बाहर करना। आप उनकी, अब देखो, आप उनकी वो रजिस्ट्रेशन ढूंढने के लिए अब निकले हम, आज़ादी को हो गए कितने साल आज तक, और उसमें से बोला जाता है कि ये वाली पार्टी तो इतने साल, सबसे ज़्यादा साल पार्टी बना के रही। उनको पता ही नहीं था कि आरएसएस तो कोई लीगल संगठन ही नहीं है। सभी शेप और काइंड्स की गवर्नमेंट्स आके जा चुकी हैं कि नहीं, ये तो अभी आए हैं डायरेक्ट और सबका इलाज कर रहे हैं और करेंगे आगे। बट उन्होंने क्या कर लिया था आरएसएस का, 2-3 बार बैन करने के बाद भी सरदार पटेल से आप जैसे आदमी को जो संगठन धोखा दे सकता है, उनसे झूठ बोल सकता है कि हम आज के बाद कभी कोई ऐसी गंदी राजनीति नहीं करेंगे और राजनीति का हिस्सा ही नहीं रहेंगे, वो जो सरदार पटेल साहब को धोखा दे सकते हैं, उनको इस देश के नाम पे कभी किसी एक पैसे का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए, करने देना चाहिए। मुद्दा समझो। और बाबा साहब की तरह, बाबा साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? ये नहीं थी कि वो सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी थे उस जमाने के, बिल्कुल नहीं थी। ये नहीं थी कि वो सबसे बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे उस जमाने के, ये नहीं थी बड़ी क्वालिटी थी। ये बड़ी क्वालिटी होती तो वो एक सिर्फ किताब लिखने वाले होते, सबसे अच्छी किताब लिखने वाले होते। निम के पास जो सबसे बड़ी क्वालिटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी, और जिसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया काशीराम साहब ने, और 1996 में भी, अभी पूरन कुमार साहब बता रहे थे मुझे, 4 सीटें आई थी कि नहीं आई थी, और 11 पे नंबर 2 आए थे, नहीं आए थे आप। वो बाबा साहब की जो थ्योरी थी उसको अमल में लाने का काम, वो हथियार आपके पास है संविधान, उसको इस्तेमाल करने वाले काशीराम चाहिए। तो बाबा साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? वो समस्या का एकदम जो विश्लेषण करते थे ना, सही तरीके से सटीक विश्लेषण करते थे कि समस्या क्या है। यहां नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान हटा दो। उन्होंने मना किया था आरएसएस और बीजेपी से कोई भी संबंध रखने के लिए, 1950 के दशक में मना किया था आरएसएस के किसी भी संगठन से संबंध रखने के लिए भी। सटीक सोच और उसके बाद सटीक सॉल्यूशन देना, ये बाबा साहब की सबसे बड़ी 2 क्वालिटीज थी। वरना लिखने पढ़ने वाले तो कितने आए और कितने गए। उसके बाद जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, दुनिया की सारी ताकतें लग गई उनके पीछे। उनके अपने लोगों ने, दिल्ली में वो मंदिर है, मंदिर मार्ग पे, जिनके लिए लड़ रहे थे, जिनके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानियां दे रहे थे, उनके अपने लोगों से उनके ऊपर अंडे और टमाटर फिकवाए गए। ये रिजर्वेशन जो वही है, 100 रुपए निकाल के 50 रुपए देने के लिए भी
लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि रिजर्वेशन तो बड़ी गलत बात है। बाबा साहब ने रिजर्वेशन मांगा था शुरू में? किसने मांगा था रिजर्वेशन? कभी नहीं मांगा था। वो तो बराबर की हिस्सेदारी पार्लियामेंट में मांगी थी अपने वोटों से, ये वाली बराबर की नहीं। 131 जिनके बारे में अभी शायद हमारे से पहले एक वक्ता बोल रहे थे कि वो कुछ बोलते ही नहीं, वो आपके हों तो बोलें, वो तो अपनी पार्टी के भी नहीं है। अभी टूट टूट के जा रहे हैं ना इधर उधर सब, इसलिए कह रहा हूं अपनी पार्टी के भी नहीं है। जो हमारे वोट से जीत के जाएगा, जिसकी गर्दन कान गिरेबान उस कम्युनिटी के हाथ में होगा, ऐसे लोगों को भेजने की बात की थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाकी सब तो अपने आप हो जाता, सत्ता हाथ में रहती बहुजन समाज के तो मांगने की जरूरत पड़ती। बाबा साहब का वो था सोल्यूशन, वो था जिसको चारों तरफ से घेर के बाबा साहब से रिजर्वेशन की तरफ घेर धकेला गया बाबा साहब को। ये तो 50 रुपए थे, 100 रुपए की जेब काट के 50 रुपए देने थे, और वो 50 ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसका। वो भी नहीं दिए ना, और वो कभी नहीं देंगे क्योंकि देने की स्थिति में हूं। ये बुनियादी बात है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। स्टेटहुड की जहां तक बात है, मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाऊं। जम्मू का सबसे बड़ा नुकसान, अब मुझे तो पता ही था लेकिन यहां आके एक बार मोहर लगा दी आप लोगों ने, तो पूरे देश में मैं आपसे वादा कर रहा हूं पूरण कुमार साहब और यहाँ जितने भी ये सब बड़े बड़ी हस्तियां बैठी हैं, डॉक्टर रितु हमारी गवाह हैं, हम स्टेटहुड का इशू पूरे देश में आंदोलन करेंगे, इसको बहुजन समाज का आंदोलन बना देंगे। हमें मिलेगा क्या? ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये साथ दे साथ ले होती है, वोट देते हैं तो ये चाहिए भी। आप अपनी चीफ मिनिस्टर साहब से, मुझे भी जानते हैं वो अच्छे से, मगर मैं किसी से जाके प्राइवेट बात नहीं करता, ये हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का असूल। मुझे रेजोल्यूशन पास करके ये बोला गया है कि मैं ईवीएम के मुद्दे के अलावा किसी नेता से बात ही नहीं करने जाऊंगा। जो बात होगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन आप लोग तो जा सकते हैं, बात कर लीजिए। एक अभी आप लोगों ने मिसाल दी, मुझसे पहले एक वक्ता साहब ने, नाम मुझे याद नहीं, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। बाबा साहब ने लैंड रिफॉर्म संविधान में लिखा, सबसे पहला स्टेट जम्मू कश्मीर इंप्लीमेंट हुआ, और उसकी बदौलत डॉक्टर रितु भी और बहुत सारे लोग, आप भी होंगे, बड़े बड़े ज़मींदार मुझे बता रहे हैं कि मेरी नानी बहुत बड़ी ज़मींदार है यहाँ की, लेकिन वो जगह जो है वो अभी कुछ प्रॉब्लम्स में है, वो तो होगी, ये तो डॉक्टर रितु है इसलिए होनी है वो। खैर बात यह है कि ये सबसे अच्छा मॉडल है हमारे सामने बहुजन समाज का पेश करने के लिए। मुस्लिम मेजॉरिटी है ये, यहाँ अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट होगी तो हम पूरे देश में गाना गाते घूमते हैं ना हम लोग, अब गाना ही कहूँगा मैं, हालांकि बाबा साहब का सलूशन था ये, काशीराम जी का सलूशन था। सबसे पहले SC ST और माइनॉरिटीज़ एक हो जाएं, OBC के पास सामने फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, बचेंगे, एक SC ST और माइनॉरिटीज़ के साथ आ जाएं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, उनके साथ आ जाएं, हमारे तो भाई हैं, वो भाई हैं बहनें हैं, और दूसरा उनके पास पक्ष रहेगा एक, जहाँ उनको वो एक शब्द है जो बोलना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में वही कहा जाता है, उन्हें शूद्र कहा जाता है। तो शूद्र और भाई बहन में से क्या उन्हें चुनना है? इसमें कोई मुश्किल ऑप्शन तो है नहीं मेरे ख्याल से। तो 92% जो लोग हैं वो 1 सेकंड में इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को इकट्ठा होना ज़रूरी है। 46% कम से कम है हम देश में, और उसकी सबसे अच्छी मिसाल, क्योंकि मुसलमानों को तो खैर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर ने एक मिसाल कायम की थी कि जब मुस्लिम जो स्टेट होगी वहाँ शेड्यूल कास्ट को ज़मीन का हक सबसे पहले दिया गया। तो एक हक और है, ये आप अगर चीफ मिनिस्टर साहब से और उनकी पार्टी से बात कर लें तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बनेगा, और इसकी वजह सिर्फ ये पर्सनल, जो हमारा पर्सनल इशू है वही नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, उसकी एक बड़ी संवैधानिक ज़रूरत भी है वो, इसलिए, और वो ये है
कि SC ST का जो सब प्लान है, जो पूरे देश में कहीं लागू नहीं होता, जैसे लैंड रिफॉर्म्स कहीं लागू नहीं होते थे, यहाँ की इसी चीफ मिनिस्टर साहब के दादा साहब ने, हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इनके दादा साहब ने वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू किया था सबसे पहला। पूरे देश में जम्मू कश्मीर समेत SC ST सब प्लान लागू कहीं नहीं होता। ये वादा हमसे करे, पूरा देशव्यापी आंदोलन हम इसको बनाएंगे स्टेटहुड का जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली में धरना लगेगा, डॉक्टर रितु की सहमति से ये बात बोल रहा हूं। जंतर मंतर पे असली धरना हमारे वाला लगेगा, हमारे वाला मतलब असली वाला, स्टेटहुड के लिए। और दूसरा, जो SC ST का बैकलॉग है, वो 2 शर्तें छोटी छोटी, ये हमारी जेब काटी हुई है, ये कटी हुई जेब वापस ले रहे हैं, कोई उनसे एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। प्लीज इस बात को बहुत अच्छे से समझा दीजिएगा, उन्हें पता भी होगा। ये हमारा अपना है, जो हमारा है कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे, वही जो चुरा लिया गया है, उसको, चोरी के माल को हम वापस मांग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे हैं, ये बिल्कुल साफ बात है। तो चोरी का माल वापस करके अगर स्टेटहुड मिलती है और फिर थोड़ा असली वाले CM हो जाएंगे वो, ये थोड़ा मजाक में कह रहा हूँ, हालांकि मजाक ही नहीं, सच भी है ये। तो चॉइसेस उनकी चॉइस है, अगर उनको मंजूर है तो ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा, क्योंकि उसकी लॉजिक पे मैं आपको बता दूं। हमारे देश में जो बॉर्डरलाइन एरियाज हैं, बॉर्डरलाइन स्टेट्स जो हैं, हम जो मेन लैंड में अंदर रहते हैं, हम आप लोगों के एहसानमंद हैं और होने भी चाहिए। हालांकि हम लोग हैं नहीं उतने जितना होना चाहिए, और कभी नहीं हुए उतने जितना होना चाहिए। 370 जैसे प्रावधान, एक छोटा सा हमारा करबद्ध, जो वो कहते हैं ना, एक जेस्चर ऑफ गुडविल, आप लोग जो सबसे पहले कुर्बानी देने के जगहों पे खड़े हो, खास तौर पे हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, चाइना और पाकिस्तान के सामने, उनको हम जितना मजबूत करें उतना कम है हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। हम लोग बेईमानी कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो मेन लैंड में रहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो बेईमानी है, 100% बेईमानी है, अगर हम आप लोगों को वो सब नहीं देते जो हम सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अभी तो हम आपका ही चुरा के खा रहे हैं, ये तो और भी दुख की बात है। इसलिए धारा 370 जैसी प्रावधान ना सिर्फ गुजरात के कोस्टल एरियाज में लगने चाहिए, राजस्थान में लगने चाहिए, पंजाब में लगने चाहिए, जम्मू कश्मीर में लगने चाहिए, हिमाचल में लगने चाहिए, उत्तराखंड में लगने चाहिए, और पूरे अरुणाचल तक और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगने ही चाहिए। इसलिए भी ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना भी चाहिए। ये लॉजिकली और जो इंसाफ की बात है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी बड़ा आंदोलन बनेगा, क्योंकि यहाँ के बाद वही हमला है। तो इसलिए ये आप बात कर लीजिए। अब मैं अपनी EVM की टेक्निकल बातों पे, जो आपको बहुत ज़रूरी है समझानी, अब तक मैं इतनी बात तो शायद आपको समझा पाया हूँ कि ये मुद्दे उनके जेब में से निकल के एक के बाद आते रहेंगे, एक से बढ़कर एक मुसीबत वो आपके मुंह पे थोपते रहेंगे, और आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी मुसीबतों में फंसते रहो, जड़ तक जाए बाबा साहब की तरह। एक वोट का अधिकार जड़ था इस देश के मनुवादी मानसिकता पे, इंसान को के बराबर नहीं होता, इस मानसिकता को हराने का, जिसको कहते हैं ना, एक अकेली छोटी सी दवाई थी जो बाबा साहब ने कर दिखाई। सटीक प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन और सटीक उसका इलाज। तो सारी समस्याओं का हल क्या है? आप रखो स्टेटहुड का मुद्दा, लेकिन मुझे खुशी है कि दूसरा मुद्दा है वो आप रखो। जैसे अभी ये नीट का एग्जाम चल रहा है, अभी कुछ दिन में भूल जाएंगे लोग, क्योंकि उससे बड़ा फ्रॉड आने वाला है स्टूडेंट्स का। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, मंदिरों में चोरी हो रही है, ये आपको छोटे लगने लगेंगे, क्योंकि उससे बड़ा कोई काम हो जाएगा।
प्रॉब्लम क्या है? बस मैं 5-7 मिनट और लूँगा, मुझे पता है आप लोग बहुत गर्मी में बैठे हो, थोड़ा समय और लूँगा, इंपॉर्टेंट बात है। बाबा साहब का निज़ाम क्या है मेरे संविधान का, फिर मैं लास्ट में टेक्निकल बात बताऊंगा ईवीएम की, क्यों हम ईवीएम के खिलाफ हैं। निज़ाम क्या है हमारे देश का? बाबा साहब ने रूलिंग पार्टी का सिस्टम बनाया, रूलिंग नहीं, नौकर पार्टी का, जो नंबर 1 नौकर बनती है। नंबर 1 नौकर पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 5 साल के लिए टेम्परेरी नौकर बनती है, वो बेलगाम हो जाए तो क्या होगा? इलेक्शन, 1 वोट का अधिकार, किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से तो जरूर, लेकिन एक बड़ा उसका एक जहाज और बनाया, ऑपोजिशन। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम लोग बड़े आराम से बोल रहे हैं, मैं भी बोलता था, मैंने इस पे बहुत गहन सोच विचार किया है। आज जम्मू में हूं तो मैं दिल की बात बता रहा हूं। हम बोलते हैं जी जुडिशरी कमज़ोर हो गई, बड़ी गलत बात है। हम लोग इनको इतना सुरक्षा देते हैं, इतनी तनख्वाहें देते हैं, इतनी इनको कोई हटा ही नहीं सकता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इतनी इज्जत, माय लॉर्ड और ये सब करते हैं, और ये लोग आराम से ऐसे न्याय नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन को इतनी पावर्स हैं, देश का भविष्य बदलने की पावर है, और यही लोग इसके अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं। सीबीआई को इतनी ताकत है। हाँ, सीबीआई में इंटरेस्टिंग बात, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचारी बैठे हैं यहाँ भी, सब जगह बैठे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी नहीं होते तो मोदी जी जेल होते हैं सीबीआई में, ये बात तय है, मैं यहीं से बोल रहा हूँ। खैर, बात यह है कि वो भी सोल्यूशन नहीं है ना। राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब भी मिलकर क्या कर पाएंगे? सीबीआई कोई फायदा नहीं। फायदा है ऑपोजिशन का डर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ये बात कही है, ओरल टिप्पणियां में ही कही हो भले ही, कि ऑपोजिशन के काम की उम्मीद हमसे मत करो। ऑपोजिशन का क्या काम है? एक महत्वपूर्ण काम मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब जो संस्थान है, संवैधानिक और स्टैट्यूटरी कानूनी संस्थान जो हैं, उनके अधिकारियों को ये हौसला देना कि हम आ रहे हैं वोट के माध्यम से तुम्हें कुछ ही दिन तक ये जुल्म ज्यादती खतरा झेलना है, हम आके इस खतरे को कम कर देंगे। ये है कि नहीं है ऑपोजिशन का काम? ये वो एक मशाल है जो देश के सभी संस्थानों को हौसला दें कि डरो मत, सिर्फ बोलने से, नारा देने से नहीं, डरो मत, ऑपोजिशन है। क्या आज ऑपोजिशन वो रोल अदा कर पा रही है या नहीं कर पा रही, इस बात का आप मुझे दिल पे रख के हाथ बता दो। ये है बुनियादी वजह। सरेंडर, मोदी जी तो सरेंडर करते ही हैं बड़े नेताओं के जबान से। वो सब नेताओं की पार्टियों ने मोदी जी के सामने, जो खुद किसी और के सामने सरेंडर करते हैं, उनके सामने सरेंडर कर रखा है। ईवीएम का आंदोलन नहीं उठाएंगे। 2018 में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है यूनानिमस, ईवीएम का मुद्दा पहला मुद्दा होगा। उसके बाद आज 9 साल 8 साल हो गए, ये सरेंडर नहीं तो क्या है? सब तरीके अपना लिए, सब करोड़ों रुपए खर्च करके वो प्रेजेंटेशन दी थी राहुल गांधी जी ने, बहुत खर्चा हुआ था उसमें, वो डेटा कलेक्ट करने में, नतीजा जीरो। एसआईआर पे सारे आंदोलन कर लिए, नतीजा जीरो। तो ईवीएम की बात करना क्या बिल्कुल ही बेमानी है। आखिरी जो बचा है, और तो कोई रास्ता बचा नहीं ना अब आपके पास। अखिलेश जी फरमा रहे हैं वहां पे ये आखिरी इलेक्शन होगा, तो आखिरी रास्ता नहीं अपनाओगे, वो नहीं अपनाएंगे क्योंकि स्लीपर सेल हम पे भारी है। ये है बुनियादी बात। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी स्थिति के बारे में क्या नहीं सोचा होगा? नहीं सोचा था, और वो रास्ता अपनाने का अब टाइम आ गया, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज वो नहीं कर पा रही हैं जो उनका रोल था। जैसे नरेंद्र मोदी साहब या रूलिंग पार्टी आज, एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रही है पार्टी आज, वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रही,
चोरी कर रही है देश में, उसी तरीके से चोरी ना रोक पाना, वजह हमें नहीं जानना, कोई वजह जानने का हमें वो नहीं है। तुम्हें ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री को हमने प्रधानमंत्री बनवाया, हालांकि ये तो नहीं बनाया, ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं ये, लेकिन अगर किसी प्रधानमंत्री को बनाते हैं तो वो ये आके नहीं रोक सकता मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं तो सो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान साहब ने गड़बड़ कर दी, ये बहानेबाजी नहीं। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, अडानी अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग अगर देश लूट रहे हैं मोदी जी के साथ मिलके, तो रोकने की जिम्मेदारी ऑपोजिशन पार्टीज की है। ये नहीं कह सकते कि हमारी चल नहीं रही, जनता के सामने हमने बता दी बात, ये नहीं चलने वाला, यू आर फेलियर। तीसरा रास्ता जो बाबा साहब का है, ये देश चलता है तो संविधान से और जनता से। जनता सुप्रीम है संविधान के अनुरूप काम करने के लिए, हम मालिक हैं देश की जनता, और देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं आप और मैं लोग, सिविल सोसाइटी। ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई हमारे देश को आर्टिकल 1921, ये है सिविल सोसाइटी, आखिरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और उसको पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। क्यों? तुम फेलियर हो, हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। हम भी अगर जीत के जाएंगे, हम वो लोग जाएंगे जो मौत से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, जो सत्ता में आने और सत्ता से बाहर जाने से नहीं डरते। हम सिर्फ संविधान और देश बचाने के लिए काम करते हैं, अपनी पार्टी बचाने के लिए काम नहीं करेंगे। पार्टी की वजह से उल्टे सीधे लोगों को टिकट नहीं देंगे। ये है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बाबा साहब की दी हुई है, मेरी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग यूज करते हैं ईवीएम के आंदोलन में भी। मैं खुल के बता रहा हूं आपको, अगर साथी धोखा नहीं देते तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। मैं विपक्ष के लोगों को नहीं बोल रहा हूं, इतना बड़ा आंदोलन हो गया था ईवीएम का, इसलिए आप सोच समझ के एक एक साथी को जोड़ा जाएगा कि हिस्सेदारी होगी। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें, 6 ही है ना, 5 कैसे, लद्दाख की भी तो है। आप फिर वही बात करोगे, इतनी देर मेरा गला भी सूख गया, फिर जो 100 रुपए की जेब कटी थी वो भूल ही गए, 50 दिमाग में आ गए। यही प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं कह रहा हूं ना, जड़ पे जाना पड़े। जेब कटी 100 की, मांग रहे हैं 50 और वो भी नहीं मिल रहे। 6 सीटें हैं ना, तो सिविल सोसाइटी को भी इसमें से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम लोग वो चुन के देंगे जो कुंदन होगा, ये है। और हम किसी पार्टी विप से नहीं बंधे हुए, ये बुनियादी बात है। हम बंधे हुए वो जो फोटो लगाए ना उनके संविधान से। ये है भारत का अल्टीमेट, ये सिचुएशन बाबा साहब ने सोची थी, ये है सॉल्यूशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज देश के ताज जम्मू कश्मीर, 6 वाले जम्मू कश्मीर के सामने रख रहा हूं, 6 वाले। ठीक है, 50 तो वैसे मिल जाएंगे, बाकी 50 भी मिलेंगे। मांगो 200। क्या तुमने जेब काटी थी इतने दिन, जो मेरे 100 रुपए तुमने इस्तेमाल किए, अब 200 दो। जब मिलेंगे 100, पूरन कुमार जी, ये है फॉर्मूला। अब मैं आपको ईवीएम की बात बता के टेक्निकल बस 5 ही मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि इस पे तो हम लोग इतनी रिसर्च कर चुके हैं। देखिए, ना चुनाव आयोग, हमारे देश का ही चुनाव आयोग, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पूरी दुनिया में कोई भी देश
और उसका चुनाव आयोग ये कहता है कि ईवीएम से चुनाव सुरक्षित होते हैं। इस बात को मेरी कोई नहीं टाल सकता, हो ही नहीं सकते, बल्कि ये कहते हैं सब, ईमानदार हो या बेईमान हो। ये इलेक्शन कमीशन जो हमारे वाला है ना, वो भी यही कहता है, ईवीएम से सुरक्षित चुनाव नहीं हो सकते। ये मैं आपको बड़ी गौर से सुनने वाली बात बता रहा हूं। लेकिन हम इस ईवीएम के अंदर इतने सारे चौकीदार बिठा देते हैं, ये है सच्चाई। जो जिनको हम खुलेआम बेईमान बोल रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं, एफिडेविट पे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने मैनुअल्स में लिखा है इनके, जो आज वेबसाइट पे मौजूद हैं, और वो हटा भी नहीं पाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, हमने कोर्ट से सुरक्षित करा लिया। और कोर्ट क्या, सबसे बड़ी कोर्ट तो अभी हम लोग सब बैठे ही हैं यहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये बहुत सारी सुरक्षाएं बना रखी हैं इसमें, इसलिए ये सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे सुरक्षा कवच, हमारे चौकीदार इतने मुस्तैद हैं कि इसमें चोरी नहीं कर सकता कोई भी, घुसने नहीं देंगे हम वहां तक। ये पोजीशन है इनकी। एक बात। दूसरी बात, इस चोरी को पकड़ने के लिए जो हमने मेहनत की, हमने पहले ये आदेश लिया, और आदेश को आराम से कितना मिलता होगा अदालतों से, ये आप सब लोग जानते ही हो। आज तक जितनी ईवीएम के लिए पिटीशंस फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में या पूरे देश में हाई कोर्ट्स में, हमारे अलावा कोई भी पिटीशन में सफलता हासिल नहीं हुई, सब की सब खारिज। तो हमने पहला आदेश तो ये लिया कि ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है, इसकी वीडियोग्राफी पक्के तौर पे होगी, सब इलेक्शंस में होगी, एक एक ईवीएम की होगी। ठीक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग ये करता है वो नहीं करता, मैं ये बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ पूरे देश में एक ईवीएम का सेट तो ऐसा होगा जिसमें ये अपने ही सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट, अपने ही सारे गाइडलाइंस, अपने ही सारे रूल, अपने ही सारे कानून जो इनके बनाए हुए हैं, ईवीएम को सुरक्षित बनाने के लिए जो इनके कायदे कानून हैं, सुरक्षा कवच हैं, वो पूरे देश में से एक, पूरे देश में लाखों ईवीएम यूज होती हैं, उसमें से एक में तो ये सारी एंड टू एंड वीडियोग्राफी दिखा देंगे, एक में। और मैं पीछे हट जाऊंगा, एक में सिर्फ उसको ना दिखाने के लिए मोदी जी और अमित शाह जी 7 दिन के भीतर भीतर कानून बदल देते हैं। जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से ये आदेश हमें प्राप्त होता है कि हरियाणा की 90 की 90 असेंबली सीटों की वीडियोग्राफी दे दो। क्या कह रहा हूं? इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरे देश में एक भी मशीन में कायदा कानून जो पालन नहीं करते, जिस कायदे कानून की वजह से ईवीएम सुरक्षित ये क्लेम कर रहे हैं, हालांकि वो कायदे कानून भी पक्के नहीं है, ये मैं बता सकता हूं आपको। मैं क्या, कोई भी छोटा मोटा जो एक्सपर्ट होगा वो भी बता सकता है। हमने तो पढ़ पढ़ के दिन रात एक कर रखा है और सीख सीख के, उसमें भी नहीं बता पा रहे, तो ये चोर है या नहीं है, इसमें कोई शक बचा है किसी को। और मोदी जी और अमित शाह साहब के हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिससे वो इलेक्शन 100% जीत सकते हैं, और वो कहेंगे नहीं नहीं इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो ईमानदार हैं। ये मेरे सामने रखा है पानी, मैं अगर ये पानी नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। अगर मोदी जी और अमित शाह जी पद पे ना रहें तो जेल से बाहर कोई ला सकता है उन्हें, सरकारें तो इनकी मिली भगत की आ जाएंगी, हम तो नहीं मर जाएंगे लोग। तो वो कहेंगे नहीं ये पानी नहीं पिएंगे हम, क्योंकि ये जो है कानूनी नहीं है, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे, जेलों में सड़ जाएंगे, लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हेरा फेरी हो सकती है। ये लॉजिक है। ये इतनी सी बात है बस। पेपर बैलेट और ईवीएम के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति ये फैलाई जाती है कि पेपर बैलेट के समय पे भी तो चोरी होती थी, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। बिल्कुल, कौन मना कर रहा है, उस समय भी चोरी होती थी, लेकिन वो चोरी पकड़ी जा सकती थी। कैसे? अगर बूथ लूटा किसी ने तो आप सब लोग वोटर्स हो, उस समय गुंडागर्दी करके लूट लिया
बाद में तो आप जब पुलिस फोर्स, ईमानदार पुलिस फोर्स या दूसरे लोग पहुंच जाएंगे, बता दोगे ना भाई हमें तो वोट ही नहीं देने दिए, वहाँ तो ठप्पे लगा लिए, हमें भगा दिया बाहर से, बता दोगे, पकड़ी जाएगी ना चोरी। इसमें कैसे पकड़ी जाएगी? आप सबने तो जाके वोट दिया है, बाकायदा बटन दबाया है ना, पकड़ी कैसे जाएगी? नजर तो आ नहीं रहा आपको। हाँ, वीडियोग्राफी से तो वीडियोग्राफी देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे? चोर है। मैं कह रहा हूँ वीडियोग्राफी को भूल जाइए। अब लॉजिकली वीडियोग्राफी सब भूल गए, ना पेपर बैलेट की वीडियोग्राफी ना इसकी वीडियोग्राफी। इसमें नजर आएगा, उसमें तो नजर आएगा। आप लोग सबूत हैं, हमने वोट ही नहीं दिया, हमारा वोट कैसे पड़ गया? जो अभी ये 0 वोट का बता रहे थे ना, अब वो क्या करे बेचारा, बोलता रहे मैंने वोट नहीं दिया, तो कहेंगे दिया तुमने, ये देखो ये टिक लगा तो है। ये है सबसे बड़ी कमी इसमें। और पेपर बैलेट के साथ अगर ये वीडियोग्राफी भी की जाए, जो हम ईवीएम के लिए कह रहे हैं, ये थोड़ी कि हमारा पेपर बैलेट मान लो तो हम कहेंगे बाकी सब चंगा ना। बाकी सारे कड़े जो वीडियोग्राफी, ये वो सब पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीसीटीवी कैमरास, ये सब तो होंगे ही होंगे। अब पेपर बैलेट से इन सब सुरक्षाओं के बाद कितनी कम चोरी हो सकती है? इसीलिए पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो बीजेपी सीटें तो ला सकती है, दूसरी तरह की धांधलियों से सरकारें नहीं बना पाई। और सिविल सोसाइटी का अगर सरकारों में हिस्सेदारी रहेगी तो फिर अगली वाली सरकार भी अडानी के माध्यम से, क्योंकि जो भी ऑपोजिशन की सारी पार्टीज हैं वो अडानी अंबानी के तो टच में है ही ना, यूसुफ लुलू के टच में है ही, हम तो नहीं होंगे ना। सिविल सोसाइटी किसी के टच में नहीं है। और सिविल सोसाइटी तो इतनी बड़ी चीज़ है, 1 को करेंगे, 2 को करेंगे, 1 लाख को करेंगे, 10 लाख को करेंगे, 10 करोड़ को करेंगे, 100 करोड़, कितनों को करेंगे? 100-150 करोड़ को सेट कर लिया तो हमारा काम वैसे ही हो गया। सभी सेट कर दिए तो फिर चोरी तो वैसे बंद हो गई ना। तो ऐसा सटीक रास्ता चुनना चाहिए जैसा बाबा साहब चुनते। मेरा अब मैं आप सब लोगों का, मैंने जो आप लोगों के सामने बात रखनी थी वो मैं रख चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर गौर फरमाएंगे, और अगर गौर फरमा के आप लोग हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो समय आ चुका है। आप लोगों के बच्चों की बात नहीं है, आपकी खुद की भी बात है। आपके घरों पे बुलडोजर चला के घर छीन लेंगे ये लोग, आपकी किडनियां ले लेंगे। मेरी बात को मजाक में मत समझना। जो लोग समझते थे ना, मैं बोल रहा था बंगाल का चुनाव 100% हारेंगे, बिहार का चुनाव 100% हारेंगे, यूपी का चुनाव, गुजरात का चुनाव, उत्तराखंड का भी नहीं हुआ, 100% हारेंगे। ईवीएम का आंदोलन शुरू हो गया तब नहीं हारेंगे। तो आप लोगों को भी बता रहा हूं, ये सब आपके घर, मकान, दुकान सब छीन लेंगे, एक एक किडनी भी ले लेंगे देशभक्ति के नाम पर। किडनी नहीं दे रहे तो आप देशभक्ति हैं, देश के लिए किडनी नहीं दोगे आप? क्यों डॉक्टर, तो आप किडनी दोगे नहीं दोगे देश के लिए? दोनों। और इनकी किडनी लेके वो बेच देंगे किसी उसको, और उससे रात को करेंगे पार्टी। एक थोड़ी इंडिया में एप्स्टीन के बाप बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक से बढ़कर एक एप्स्टीन बैठा है। तो ये है सच्चाई। इसीलिए बच्चों की बात तो छोड़ो, आपकी खुद की गर्दन खतरे में है। तो जागो, जीत इतनी दूर है जितना ये कैमरा हमारे। एक कदम आगे बढ़ाओ और ले लो। समय आ चुका है, पूरे देश तैयार है, रास्ता हमारे सामने। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बैन ईवीएम, ब्रिंग बैक बैलेट, बी, ब्रिंग बैक बैलेट, यही कानूनी रास्ता है। सेक्शन 59 आप सब जाके पढ़ लें। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।